सभा में मंच पर उपस्थित मेरे पार्टी के मेरे वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, बहन किरण जी, अवस्थी जी, सतीश जी, बहन अनीता जी, यहाँ के सभापति महोदय, आप सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, इस देश ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है और लोकतंत्र का मतलब है जनता जिसे चाहे उसे अपना 5 साल का खजाना सुपुर्द करे और वो भी आपके वोट से जो पैदा होगा वही जाएगा। इस देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जनता ने बनाई, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो जनता ने बनाई, राजस्थान में 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपके आशीर्वाद से बनी, राजस्थान में 9 बार कांग्रेस की सरकार बनी तो आपके आशीर्वाद से बनी। और इसलिए मैं जनता के सामने अपने कुछ मन के दर्द को पेश करना चाहता हूं। अगर इस देश को सुधारना है तो कोई राजनेता अपने भाषण से नहीं सुधार सकता, कोई राजनीतिक पार्टी अपने भाषणों से और घोषणा पत्रों से नहीं सुधार सकती। जब तक इस मुल्क का मालिक लोकतंत्र की वोट की पेटी से पैदा होने वाला व्यक्ति कौन होगा, उसकी पार्टी क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी नीतियां क्या है, देश के प्रति उसका सोच क्या है और उसके द्वारा देश को मिलने वाला क्या है, इसके बारे में जब तक ये मुल्क का मालिक अपने स्वयं के माथे पर जोर नहीं मारेगा तब तक इस देश का कोई भला नहीं कर सकता। 65 साल का जो दृश्य उपस्थित हुआ है, भले ही हम बीजेपी को गाली दें या कांग्रेस को गाली दें, ऐसा मान करके आप सोच लो कि मैंने अपना वजन हल्का कर दिया, इससे वजन हल्का नहीं होगा। आगे इस देश का लोकतंत्र बनाता कौन है? आखिर हम लोगों को 5 साल के लिए जयपुर में भेजता कौन है? अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो आपके कारण से, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह है तो आपके वोट के कारण से, गुलाब चंद कटारिया अगर एमएलए है तो उदयपुर की जनता की मेहरबानी के कारण, अगर प्रतिपक्ष का नेता है तो मेरी पार्टी के आशीर्वाद के कारण। कांग्रेस को आपने सरकार की चाबी सुपुर्द की, खजाने की चाबी सुपुर्द की। मनमोहन सिंह को दिल्ली के 120 करोड़ हिंदुस्तानी जनता का खून पसीने का पैसे की चाबी उसको सुपुर्द की। राजस्थान के 7 करोड़ की जनता ने अशोक गहलोत को यह चाबी सुपुर्द की। ये मुल्क के मालिक, तेरे से प्रार्थना करना चाहता हूं, कम से कम अपना मुनीम जो 5 साल का तूने बनाया, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया हो चाहे कोई भी हो, उसका बही खाता तो निकालो, उसकी जोड़ बाकी तो मिलाओ, क्योंकि खजाना न किसी पार्टी का न किसी नेता का, गुलाब चंद कटारिया के पिताजी का नहीं है। ये राजस्थान की गरीब जनता के खून पसीने के टैक्स का पैसा है। जिस पैसे को आपने खजाने में डाला, हम लोगों को आपने 5 साल के लिए मुनीम नियुक्त किया और ये कहा कि तुम ये ले खजाना और इसको इस ढंग से खर्च करना, गांव का ध्यान रखना, गरीब का ध्यान रखना, बेरोजगार का ध्यान रखना, शहर का विकास करना, गांव का विकास करना, जो जरूरतमंद चीजें हैं वो जनता को मिले, इसके बारे में ख्याल रखना। ये मुल्क के मालिक अब 4.5 साल पूरे अशोक गहलोत ने गुजार दिए, अब कम से कम उसका बही खाता निकालो तो सही। मैं बराबर अपनी यात्रा में हमेशा इससे पूछता रहता हूं कि अशोक गहलोत, तुम्हारे और हमारे कोई झगड़ा नहीं है, ये 2 दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, जनता तेरी भी है, जनता मेरी भी है। मैं अपनी बात कहूंगा, अपनी दुकान का सामान बताऊंगा, तू अपनी दुकान का सामान बता। तू 59 साल में अपने देश को चला रहा है और मेरे केवल अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल चलाया। राजस्थान में 55 साल तक कांग्रेस ने राज चलाया, 12-13 साल हमने चलाया। तू अपनी दुकान का सामान रख करके जनता के सामने अपील कर कि वास्तव में तेरे सामान में दम है या नहीं है, या केवल धोखा देकर के जनता को ठगने का धंधा जो तूने कर रखा है उसका जवाब तुझे देना होगा। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 59 साल तक दिल्ली में राज करा, एक के बाद एक सरकारें बनाए, इतने प्रधानमंत्री बना दे और उसके बाद देश जिस हालात में पहुंचा है उसका गुनाहगार कौन है? उसके गुनाहगार का सवाल का जवाब कौन देगा? और राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल राज करके जो कुछ किया वो तुम्हारे सामने है। और इसलिए मैं राजस्थान का प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते आप लोगों ने मुझे इस बात का अधिकार दिया कि मैं इस सरकार के हिसाब किताब को ठीक ढंग से देखूं और समझूं और जो कुछ भी कमियां लगती है वो सरकार की जनता के सामने ले जाकर रखूं। मैं आज वही हिसाब आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं राजस्थान के
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि तूने जो 5 बजट राजस्थान के पेश किए उनकी हालत तो बता दे पहले। तो ये जो आजकल जो कुछ धंधा कर रहा है ना, इसका चोपड़ा मैं आज खोलता हूं। तेने पहला बजट 18,000 करोड़ का रखा 9-10 में, उसके बाद 24,000 करोड़ का रखा, उसके बाद 27,000 करोड़ का रखा, उसके बाद 36,000 करोड़ का रखा और उसके बाद ये अंतिम बजट ये 40,500 करोड़ का रखा। मुझे ये बता दे तेने किसी भी साल में रखे हुए बजट को पूरा किया हो, खर्च किया हो, उस साल का नाम बता दे। हर बार जो बजट पेश करता है उसमें से बजट लैप्स हो जाता, बजट खर्च नहीं होता। तेरे पास पैसा होने के बाद भी जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वो तू सुविधा नहीं दे पाया। मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं, अभी एजी की रिपोर्ट आई है 10 और 11 की। इस 10 और 11 की रिपोर्ट में बताया जो इन्होंने पेश किया था 10 और 11 में वो 27,000 करोड़ का बजट पेश किया, उसमें से बच कितना गया था? 5,400 करोड़ रुपया बच गया। ये गुलाब चंद का आंकड़ा नहीं है, ये एजी की रिपोर्ट के आधार पर आंकड़ा है जो विधानसभा के फ्लोर पर रखी गई है। मेरे सवाल का जवाब देना कि तेरे पास अगर पैसा था तो पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब कौन देगा? हर साल तेरा पैसा बच जाता है, कभी 2,000 बचता है, कभी 3,500 बचता है, कभी 5,500 बचता है। अभी इस साल का जवाब दे मुझे 12-13 का बजट जो तूने 33,000 का रखा, बाद में रिवाइज बजट तूने 36,000 करोड़ का कर दिया, उसमें से खर्च कितना किया? मैंने विधानसभा में इसी समय मेरे साथियों ने मैंने एक प्रश्न लगाया। मैंने कहा तूने आखिर जितना ये जनवरी 31 तक राजस्थान का जो बजट तूने पेश किया उसमें खर्चा कितना किया? आपको सुनकर हैरानियत होगी कि राजस्थान का बजट 36,000 करोड़ का 31 जनवरी को जो खर्च हुआ 19,965 करोड़ रुपया, 19,965 रुपया खर्च करता है, लगभग 16,500 करोड़ रुपया बच जाता है। 10 महीने में खर्च करता है 19,000 करोड़ रुपया और 2 महीने में लास्ट में चूना लगाने के लिए बचा हुआ 16,000 करोड़ रुपए का चूना लगेगा। ये देश में भ्रष्टाचार क्यों चलता है? भ्रष्टाचार इसलिए चलता है कि सामान खरीदेंगे, जब्त करेंगे, कमीशन खाएंगे और डाल देंगे। इसके कारण से जो धरती पर उतरना चाहिए पैसा वो उतरा नहीं। मैंने विधानसभा में पूछा, तुम बार बार इस बात की घोषणा करते थे ना कि हर 3 महीने में जो बजट का मॉनिटरिंग होना चाहिए, बजट का हिसाब किताब होना चाहिए, तो तूने ये 10 महीने में कौन सा हिसाब किताब किया है ना? इसके बाद आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये जिसको सामाजिक न्याय मंत्र कहते हैं ना, जिसको हम सामाजिक न्याय का मतलब ये जो अपनी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो योजना चलती है, उस बजट में 12-13 के बजट में 815 करोड़ रुपया रखा था। खर्चा कितना हुआ? 72 करोड़ रुपया। कितना? 8%। ये तेरी काबिलियत का नमूना है ना? तूने पीने के पानी के लिए 1400 करोड़ रुपया रखा था पिछले बजट में, खर्च कितना किया? 418 करोड़ रुपया। ये तेरी काबिलियत का नमूना है। सड़क के लिए तूने 1600 करोड़ रुपया रखा और सड़क पे खर्चे कितना हुआ? 882 करोड़ रुपया हुआ। 35%, 30%, 8%। एक विकास, ग्रामीण विकास 1,098 करोड़ का बजट था और तूने खर्च कितने किया? 528 करोड़ रुपया। ये जो सारा जो बजट तेरे पास होने के बाद भी बजट खर्च क्यों नहीं होता है? और उसके कारण से अगर तूने बजट खर्च किया तो 5 साल में सारा बजट मिलाकर 1,57,000 करोड़ रुपया राजस्थान का बजट बनता है। 1,57,000 करोड़ रुपए में तू विकास दिखा नहीं सकता, स्कूल में मास्टर दिखा नहीं सकता, तो अध्यापक लगा नहीं सकता, तो डॉक्टर लगा नहीं सकता, सड़क बना नहीं सकता, सड़क के खड्डे निकाल नहीं सकता, बिजली उपलब्ध करा नहीं सकता, किसान को उसकी फसल का दाम दिला नहीं सकता, नौजवान जो बेरोजगार है उसको तो रोजगार नहीं दे सकता, तो फिर तेरे इस बजट को चाहते क्या करें? इसका अर्थ तो समझाने की कोशिश कर। क्या फायदा तेरे इस बजट का? तेरे बजट को पेश करने का इतना बजट। और हमने जो वसुंधरा जी की सरकार के समय में जब हमें सरकार मिली थी तो हमने बजट शुरू किया था 8,000 करोड़ से और अंतिम बजट हमने पेश किया वो 14,500 करोड़ का किया। 8,000 से शुरू किया, 14,000 पर एंड किया। लेकिन मैं कह सकता हूं उन 5 साल में विकास के लिए जो मांगा, जिस गांव ने मांगा, जिस व्यक्ति ने मांगा, वो हमने सारा का सारा दे करके एक तरह से राजस्थान को बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके बाकी विकासशील राज्यों की दौड़ में लाके खड़ा कर दिया। अब तुझे जानना चाहता हूं मैं अशोक गहलोत, आज की तारीख में राजस्थान 30 राज्यों में कहां खड़ा है? हमारे टाइम पर हमने उसको 10वें स्थान पे ले जाके खड़ा किया और आज तुम्हारे इस समय में मेरा दावा है कि आज की तारीख में राजस्थान 16वें पायदान पे गिर हुआ। फिर से बीमारू राज्य बनाने का लक्ष्य किसी को है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुझे है। मैं तुझे जानना चाहता हूं इस बात को कि हमने जब विकास दर थी राजस्थान की वो 9.2 पे छोड़ी थी, आज की तारीख में राजस्थान का विकास दर क्या है? 5.3 पे लाकर खड़ी कर दी। 5.3 का विकास दर बनाता है
और उसके साथ ही राजस्थान को एक बेवारू राज्य की तरह से खड़ा कर दिया। मैंने बड़ा आश्चर्य है, राजस्थान में शिक्षा का जो बंटाढाल इस सरकार ने किया। ए मुल्क के मालिक कुछ रहम कर, वो गरीब का बच्चा पढ़ता है किसी सरकारी स्कूल में। आप और हम जो यहाँ बैठे हैं ना, मेरी गारंटी है आप में से 80% लोगों के बच्चे वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। सरकारी स्कूल में बच्चा कौन पढ़ता है? वो ठेला चलाने वाले का बच्चा पढ़ता है, वो दाढ़ी घोटने वाले का बच्चा पढ़ता है, वो उछली करने वाले का बच्चा पढ़ता है, वो मजदूरी करने वाला का बच्चा पढ़ता है, वो माँ का बेटा पढ़ता है जो अपनी टोकरी में सब्जी लेकर घर घर घूम करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, उसका बच्चा वहाँ पढ़ता है। तेरे सरकारी स्कूलों की दशा क्या है? मेरे सरकारी स्कूल में मास्टर है क्या? है ना, हिंदी पढ़ाने वाला तो गणित नहीं, गणित है तो अंग्रेजी नहीं, और अंग्रेजी तो भौतिक शास्त्र नहीं, भौतिक शास्त्र है तो रसायन शास्त्र नहीं, कॉमर्स का टीचर नहीं, हाँ मैं अध्यापक नहीं, और बच्चा पढ़ रहा है और परीक्षा दे रहा है, और परीक्षा देकर के बच्चा पास हो जाएगा। पास होने के बाद झक मारेगा, कहाँ जाएगा? कहाँ? तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? उसका दर्द समझ में आता है? तुझे नहीं समझ में आता है, और तुझे सरकार की बंटा ढाल करके रख दिया। अब तो इस सरकार ने, मैंने 8वीं का बोर्ड बनाया था। बोर्ड किसके लिए बनाया था? माँ साहब के लिए भी बनाया था, माँ बाप के लिए भी बनाया था, और गांव के लोगों के लिए बनाया था। जब गांव का मास्टर सड़क पे निकलता था ना, 8वीं का बोर्ड अगर कहीं 20% और 10% आता ना, माँ साहब नीचा गर्दन करके गली में से निकलते थे। माँ साहब को पूछते थे, माँ साहब ये आपका रिजल्ट 10% क्यों रहा, आपका 12% क्यों रहा, आपका 80% क्यों नहीं रहा? ये जो एक नापतोल था उसको आपने समाप्त कर दिया, और समाप्त करके अब तो ये कहा 8वीं तक कोई पास होने की जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूल में धक्का मार होगा और 9वीं में तेरा जाकर के बच्चा पढ़ जाएगा। रोएगा नहीं बच्चा तो और क्या करेगा? है ना, प्राइवेट स्कूल का बच्चा हर महीने टेस्ट देता है और इंटेलिजेंट बन करके 80% नंबर लाता है। मेरा यह गरीब का बच्चा पहले से तो गरीबी से मर रहा है, और उसके बाद इसके 40, 45, 50% नंबर आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, कहाँ नौकरी करेगा? और मैं तुझे पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत, तूने इस गरीब के साथ घोर अन्याय किया है, इसका बदला तो ईश्वर तेरे से लेकर रहेगा। तूने जिस गरीब की जड़ों में तेजाब डालने की कोशिश की, उसका परिणाम राजस्थान भुगतेगा, राजस्थान का ये बालक भुगतेगा। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आगे ने अब तक जो नौकरियां लगती थी उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था, आरपीसी एग्जाम करती थी, रिटर्न एग्जाम होता था, उसमें जो लड़का पास होता था उसको मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती थी। अब क्या होगा? अब मेरिट नहीं है। अब जो आपका 12वीं और 10वीं के सर्टिफिकेट में जो अंक मिले हुए हैं उन अंकों की जोड़ होगी। उस अंकों की जोड़ में प्राइवेट स्कूल ने वो जो 20 में से 18 नंबर स्कूल से भेजे ना, वो सारे बच्चे 60 और 65 नंबर परसेंटेज से ऊपर है। मेरा सरकारी विद्यालय का बच्चा 40, 45 और 50 और 55% में है। अब वो न एलडीसी बन सकेगा, न कोई नौकरी कर सकेगा। तो उसके साथ जिस प्रकार का अन्याय कर रहा है, ये क्या हाल हाथ तुमने बना के रखी? ये मुल्क के मालिक तेरे से जानना चाहता हूँ, आगे तो हिसाब कौन करेगा इस बारे में? इस दर्द को पहचाने कौन? आज राजस्थान में मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लिखा है, मैंने लिखा कि राजस्थान में कितने पद, सरकारी पद खाली है, और ये भी मेरे कहने से नहीं, तुमने अपने विधानसभा के बजट भाषण में कब कब कितने कितने लोगों को भर्ती के लिए तुमने बजट में घोषणा की, तूने कितने हेड कांस्टेबल लगाने की घोषणा की, तूने कितने मास्टर लगाने की घोषणा की, तूने कितने पटवारी लगाने की घोषणा की, कितने इंजीनियर लगाने की घोषणा की, कितने डॉक्टर लगाने की घोषणा की। इस सब की टोटल करो, वो टोटल होती है 4,50,500। 4,05,000 5 साल के बजट भाषण में, बजट के बाहर नहीं। मैं एक भी शब्द नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे वहां भेजा इस बात का हिसाब रखने के लिए कि सरकार खर्चा कैसे करती है और काम कैसे करती है। वो प्रश्न का उत्तर 4,05,000 लोगों की वैकेंसी साल भर में निकाली। मैंने दूसरा प्रश्न किया, मैंने बताया तूने 4.5 साल में सरकारी नौकरी में भर्ती कितनी की? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 58,000 लोगों को राजकीय नौकरी जो है इस सरकार ने 5 साल में लगाई। मैंने एक तीसरा प्रश्न किया, मैंने कहा रिटायरमेंट से कितने पद खाली हुए? और रिटायरमेंट से पद खाली हुए 10,000 पद खाली हुए, 1-2 पद नहीं। और ये 4 साल में मिलाकर 48,000 पद खाली हो गए। इस 48,000 में तेरे भर्ती तो 6,000 लोगों की। राजस्थान में 6,000 बच्चों को रोजगार मिले, और बाकी क्या रोजी खाएंगे, क्या करेंगे? कैसे सरकार चलेगी और कैसे काम होगा? 1,14,000 शिक्षकों के पद आज की तारीख में खाली है। ये मुल्क के मालिक में तुझसे जानना चाहता हूँ, तेरे बच्चे ने बीएड किया होगा, तेरा बच्चा एलडीसी किया होगा, तेरी बच्ची एलडीसी की हुई, एसटीसी की हुई होगी, बीएड की हुई होगी, विधवा होगी, पंचायत होगी, लगातार इंतजार कर रही है। आज नहीं कल नौकरी लगेगी, आज नहीं कल नौकरी लगेगी, लेकिन नौकरी लगने का कोई नामो निशान है।
1,14,000 अध्यापकों के पद खाली होते हुए भी सरकारी भर्ती नहीं होती है। बार बार दिखाता 65,000 मास्टर भर्ती करूंगा, इतने शारीरिक शिक्षक भर्ती करूंगा, इतने सेकंड ग्रेड के भर्ती करूंगा, इतने व्याख्याता भर्ती करूंगा। आपको सुनकर हैरानियत होगी। मुझे कई बार लगता है, विधानसभा में कई बार बोलता मन टूटता है कि आखिर मैं किसके सामने जाकर अपने दुख को रोऊं। यहाँ तो कोई सुनने वाला बैठा ही नहीं है। जब 1,14,000 पद मास्टर के खाली है और मेरा 7 लाख बच्चा बीएड और एसटी किए हुए जग मार रहा है, इधर से इधर मारा फिर रहा है, आखिर वो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? तेरे पास पद खाली है। उधर बच्चा रोता है मास्टर के लिए, मास्टर रोता है नौकरी के लिए, और उसके कारण से शिक्षा का जिस प्रकार का बंटा ढाल तुमने किया, उसका सवाल का जवाब तुझे देना होगा। मुल्क के मालिक में तुझसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, तू हमारा पक्ष लेना दे, बाढ़ में जाने चिंता नहीं, वोट देने से तेरी इच्छा हो तो देना। अगर देश को डूबना है तो तेरा और मेरा देश एक साथ हिंद महासागर डूबेगा। अकेला गुलाबचंद कटारिया का देश डूबने वाला नहीं है। इस बारे में चिंता कौन करेगा? इसके बारे में सोचेगा कौन कि आखिर हमारी देश की दशा क्या बना के खड़ी कर दी? और किस तरह से राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है मैं मुफ्त दवाई देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मुफ्त दवाई लेकर के गरीब को बहुत सहारा मिलेगा। अरे लेकिन डॉक्टर तो भेजते यार, जो पर्ची लिखते मेरे गांव में डॉक्टर है, मेरी डिस्पेंसरी में 8 डॉक्टर की जगह 2 डॉक्टर काम करते हैं। आपका यहाँ का जिला हॉस्पिटल खाली होगा, मेरी गारंटी है। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुलते ना, यहाँ त्राही मच जाती। इसके कारण से आज आपका यहाँ का, अरे इसकी बात छोड़ो, मेरा उदयपुर का मेडिकल कॉलेज, उसमें 44% पद जो है ना आज की तारीख में खाली है। मान्यता जब रद्द होने का सवाल आता है ना, तब जोधपुर से डॉक्टरों का ट्रांसफर होता है, उदयपुर में जाकर के दिखाते हैं, उदयपुर में उसका निरीक्षण होता है, फिर उसका ओके होता है कि मान्यता राय हो, फिर उसके बाद बीकानेर भेजते हैं, बीकानेर वाले को कोटा, कोटा वाले को अजमेर। अरे क्या धंधा है? तुम क्या भर्ती नहीं कर सकते? और जब बिना डॉक्टर के तेरे पर्ची लिखेगा तो मतलब क्या है? वो गांव का आदमी से आसीन से चलेगा और उसको कहा गया कि जाना भीलवाड़ा मिलेगा, वो वापड़ा अपनी दिन की मजदूरी छोड़ेगा और भीलवाड़ा का टिकट लेकर के बैठेगा। बैठने के बाद यहाँ डॉक्टर को दिखाकर 3 घंटे में झक मारता हुआ जाएगा। उसके बाद 18 रुपए की पर्ची लिख देगा, चाटेगा इस 18 रुपए का, उसका खर्चा हो गया 300 रुपया। क्या मतलब निकलता है इस 18 रुपये का? क्या चाहते हो तुम? केवल जनता को मूर्ख बना और ये सोचो कि मैंने यह कर दिया, मैंने यह कर दिया। इन सवालों का जवाब कौन देगा? आगे तुम्हारी ये व्यवस्था है क्या? तुम्हारे पास पैसा है, उसके बाद भी आपको सुन के ताजुब होगा, अभी जो एजी की रिपोर्ट आई है 10/11 की, उसमें 275 करोड़ रुपया राजस्थान का मेडिकल का केवल इसलिए अब चुनाव में लिखना पड़ा क्योंकि वहां डॉक्टरों की भर्ती के लिए वो जो राशि थी भर्ती नहीं हो पाए। 250 करोड़ रुपया अध्यापकों के वेतन का पड़ा हुआ था, वो अध्यापक भर्ती नहीं हुए, वो रद्दी की टोकरी में जाकर के पड़ा। ये तो पैसा है, होते हुए भी तुम उसका खर्चा ठीक तरह से नहीं कर पाते। इस सरकार की प्रायोरिटी क्या? ये सरकार कहती है कि मैं भ्रष्टाचारी, अरे तू और तेरी पूरी की पूरी खानदान भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान में हिंदुस्तान को जला रही है। अगर शर्म आती है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राजनेताओं कम से कम जनता को यह तो पता लगे, ये तस्वीर है मेरे राजनेता की जो सारे के सारे भ्रष्टाचार की भट्टी में इस देश को डुबो दिया। और अपना आप और मेरे को काम किससे बढ़ता है? पटवारी से बढ़ता है। पटवारी जी नकल लेने जाते 300 रुपया मांगता, कहते 300 रुपया मांगता है। अगर थाने में जाते हैं 500 रुपए के बिना नहीं होता है, कोई कहता 1000 लगता है, कोई रजिस्ट्री करा उसके पैसा लगता है, उसका लगता है। मैं मुल्क के मालिक तेरे से पूछना चाहता हूँ, जिसका बाप चोर ऊपर बैठा ना, उसकी औलाद चोर पैदा होती है। अगर मारना है तो बाप को मार। जब तक ये हत्यारा नहीं मरेगा ना, ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। इस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भट्टी में जिस ढंग से देश को जलाया है, आखिर कौन कहेगा इसके बारे में? कौन सोचेगा इसके बारे में? मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ता है, कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचारियों का इतिहास रहा है। पहला भ्रष्टाचार नेहरू के जमाने में हुआ था, जब आपने देखा होगा जीपें खरीदी गई थी, है ना, कृष्णा मेनन ने, उसमें 30 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। मेनन को लोकसभा में त्यागपत्र देकर के जाना पड़ा। दूसरा भ्रष्टाचार किया स्वयं इंदिरा गांधी ने, 60 लाख रुपया फर्जी बैंक से उठा लिया, नागरवाले कांड से नाम हुआ, रफा दफा होकर खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा प्रधानमंत्री राजीव गांधी आया, 65 करोड़ रुपए की दलाली खा गया, है ना, बहुत टॉप में, और उसके कारण से आपने सारी जनता ने उसको उखाड़ करके फेंका। चौथा प्रधानमंत्री आया नरसिंह राव के बेटे ने, एक दाना यूरिया का नहीं मंगाया, आपको आश्चर्य होगा, एक दाना, और 250 करोड़ रुपया आरोप किया। चौथा, ये पहले तो कोई 50 खाता था, कोई 30 खाता था, कोई 75 खाता था, 60 खाता, अब तो लाखों में खाते हैं मुल्क के मालिक। कम से कम हथियारों को देख तो सही, अब ये सीमा लांग गई है ना। आपने देखा होगा, अकेला ए राजा 1,76,000 का चूना लगा गया,
और उसके कारण से केक के बारे में जो कमेंट्स करते हैं, अरे केक जिस संस्था जिस नाम से बनी है ना, वो तुम्हारी और हमारी दोनों की खाल खींच के रखती है। इसी के लिए उसको बनाया और इसकी आजादी दी ताकि राजनेता मन चाहे पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सके। 1,76,000 करोड़ रुपए का राजा टेलीफोन में उड़ा गया और कोयला खाने का प्रधानमंत्री स्वयं, जिस मंत्रिमंडल का जिस विभाग का मंत्री स्वयं देश का प्रधानमंत्री हो, उसने कोयला आवंटन में जो जिस प्रकार से बेरहमी से एक दूसरे अपने भाई भतीजों को बांटकर और रिपोर्ट के आधार से 1,86,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। यहाँ तो कोई 200 करोड़ 500 करोड़ खाता था, अब तो लाखों की बात हो गई। केवल इस सरकार के इस 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल में 5 लाख करोड़ रुपए का गबन घोटाला हुआ, 5 लाख गबन घोटाला। और उसके बाद भी इसी छाती बुला करके 25 के सीने को 36 करके हैंकड़ी मारते हैं यहाँ पर। अगर इस प्रकार के लोगों का अगर इलाज नहीं किया ना, तो ये हमारे लोकतंत्र को खा जाएंगे, लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान कैसा देश है? इसमें कोई यूरिया खाता है, कोई सीमेंट खाता है, कोई शक्कर खाता है, कोई घास खाता है, कोई कोयला खाता है, कोई आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर में खाता है, कोई नीचे खाता है, कोई ऊपर खाता है। क्या है क्या तमाशा? और उसके बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बहुत हेंगड़ी करता है, आओ सामने आ जाओ, तुम्हारे भी कुछ चिट्ठियां बताते चलो। और बात तो छोड़ो, यहाँ अवस्थी जी ने बताया होगा है ना, ये आपकी मेवाड़ जो है ना, ये डालडा मिल, इस डालडा मिल को 1, 2, 3, 4 कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट लिखी थी। इस प्रॉपर्टी की कीमत 756 करोड़ रुपया बनती है। 756 करोड़ रुपए की संपत्ति को उदयलाल आंजना तुम्हारा काका जी लगता था। राजस्थान की सरकार का चूना लगा गया और 2,753 रुपया प्रति साल की लीज पर उसको दे दिया और 11 करोड़ रुपया पुराना कर्जा चुका दिया। अरे और आज आपको नहीं लग रहा है 200 फीट की रोड बन रही है, रोड के अंदर प्लॉट बनेंगे, रोड के अंदर मकान बनेंगे, मकान बन के लखपति और करोड़पति बनेंगे रातों रात। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या? और विधानसभा में जो उठाया तो मैं इसकी जांच करा रहा हूं, हुआ क्या तेरी जांच का ये तो बता कम से कम। यही मेवाड़ बिल था ना, उस मेवाड़ बिल का क्या किया तुमने? आपका यहाँ एक और बड़ा माइन की तरफ से आजकल लोहा ले जा रहा है, जिंदल बंधु, किसी की आंख में दिखाई देता है कि सबकी आंख में रातिंदा आ गया। क्या है ये? है ना, करोड़ों रुपया रोज का चूना लग रहा है, देश की जनता का चूना लग रहा है। किसी के घर का पैसा नहीं है, गुलाबचंद का नहीं है, हम सबका है। और इस तरह से चूना लगाकर नियमों के विरुद्ध माइनिंग करके खोद के ले जा रहा है। और उसे देखा होगा उसने एक पूरी की पूरी बुलडोजर लगाकर है ना अल्पसंख्यकों की है ना मस्जिद को धराशायी कर दिया। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है इस देश में कि तुम क्या कर रहे हो? छोटा सा कहीं कुछ ज्यादा स्थान हट जाता ना तो बड़ा तूफान हो जाता है, और तुमने पूरी बुलडोजर लगाकर मस्जिद को धराशायी कर दी एक बड़े सेठ के लिए। ये तुम्हारा नहीं। चलो आप ही जवाब दे दो। अशोक गहलोत, आपने विधानसभा में हमारे साथियों ने प्रश्न उठाया था कि राजस्थान के जोधपुर में तुमने जिस प्रकार से माइंसों का आवंटन किया, नियमों को बदल करके अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजों को, जिस ढंग से तुमने करोड़ों रुपए की माइंसों को फोकट में दे दी, इसका हिसाब बताओ। राजस्थान का मुख्यमंत्री के पास जवाब दी। हमने कहा ये 5 हेक्टेयर का जो लिमिट थी इसको घटा करके मंत्रिमंडल में 3 हेक्टेयर क्यों की, 1 हेक्टेयर क्यों की? ये कानून बदलने की जरूरत मंत्रिमंडल में जाने क्यों हुई? और मंत्रिमंडल में गए तो उसका चेयर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री जी आप ही चेयर कर रहे थे ना, आपके चेयरों में नियम बदले थे ना। नियम बदलने के बाद भी लगा कि आपके रिश्तेदारों को इसमें नहीं मिल रहा। एक और अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट में किया इस एरिया में जिनकी फैक्ट्रियां लगी हुई है, जो कटर का काम कर रहे हैं, उन्हीं को अलॉटमेंट होगा। क्यों? ये नियम कैसे बनाया? और इस नियम के बाद में जब विधानसभा में सवाल जवाब पूछा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, गुलाब जी अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का घपला हुआ, ये सारी फाइलें मैं आपको एक सुपुर्द करता हूं, मेरा सेक्रेटरी और आप बैठ करके निर्णय कर लेना, मैं उसकी पालना करूंगा। मैंने उस सारी फाइल को देखा। देखने के बाद उसमें जहां जहां कमियां थी उन कमियों को इंगित किया। इंगित करने के बाद मैंने स्पीकर साहब से अपनी रिपोर्ट बना के भेजी कि इसमें मुझे कई प्रकार की खामियां नजर आती है। इससे अच्छा ये होगा कि विधानसभा के कुछ सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करके और जांच के आधार पर इसमें कौन दोषी है उसको सजा दी जाए। और आपने देखा होगा ये रिपोर्ट जब चली गई तो राजस्थान का मुख्यमंत्री बराबर सब चीज नहीं बोला। अंतिम दिन जब विधानसभा 22 तारीख को समाप्त होने वाली थी, जनगण मन होने वाला था, जनगण मन के पहले
राजस्थान का मुख्यमंत्री खड़ा होकर अपनी सफाई देता है कि वो जो माइंस की फाइल की जो गुलाब जी कटारिया ने देखी उसमें उनको लगता है कि इसमें कमियां हैं, इसलिए मैं सारी माइंस से निरस्त करता हूं। क्या निरस्त इस समस्या का हल है? पहले तेने कानून बदला क्यों, और बदलने के बाद अपने भाइयों को बांटा क्यों, और बांटने के बाद जिस प्रकार का इलीगल काम हुआ उसकी सजा किसको मिली? सजा किसी को नहीं मिली। मतलब सजा नहीं मिल सकती है, माइंस से निरस्त हो सकती है और अपने आप को बेदाग कर देता है। अकेला ही तेरा ये दामाद है ना, ये तेरा दामाद नहीं, सारे हिंदुस्तान का दामाद बन गया वडेरा। इस वडेरा को राजस्थान में लाए तुम, ला करके तुमने सारी जमीनें हमारी बॉर्डर की है ना, गरीब किसानों को, क्योंकि वहां पानी नहीं है, खेती नहीं होती है, उपजाऊ है लेकिन पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता, और इसके कारण से लोगों ने देखा यार पैसा मिल रहा बेचो, 35-35 हजार रुपये बीघा में सारी की सारी 10,000 हेक्टेयर की रजिस्ट्री हो गई। हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा, एक कंपनी और एक व्यक्ति में कोई फर्क है क्या? कानून कंपनी को भी एक व्यक्ति मानता है और इंडिविजुअल आदमी को एक मानता है, माने इसके ऊपर आपका सीलिंग एक्ट लागू है नहीं होता, कहता सीलिंग एक्ट लागू होता है। जब सीलिंग एक्ट लागू होता है, जब सीलिंग एक्ट लागू होता है तो इस कंपनी के साथ नहीं हुआ जिसका डायरेक्टर, ये जो वडेरा है ये उसका डायरेक्टर है, ये उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक में ये डिप्टी डायरेक्टर है, ये सारे की सारा 12 कंपनियां बनाकर इस प्रकार से जमीन को हड़प लिया। और उसके बाद आपने देखा अशोक गहलोत ने उसको ऑब्लाइज करने के लिए एक ही रात में, है ना, पहले से ही पता था ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक का ये जो आपका पावर का हब बनेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी से बिजली बनने का काम राजस्थान में होने वाला है और वो सारा का सारा एरिया है ना ये सोलर ऊर्जा का केंद्र बनेगा। और इसलिए 6 महीने के बाद जब वडेरा ने सारे जमीन खरीदी, आपको आश्चर्य होगा, बड़े कमाल है। अगर समय मिलेगा कभी तो मैं आपकी इस राम कथा को इसी लंबी ले जाऊंगा कि 2-2.5 घंटे तक भी मेरी कथा खत्म नहीं हो सकती। मैं इनका एक एक का छितरा उभार करके बता सकता हूँ कि तुम जिस मिट्टी के बने ना, वो भ्रष्टाचार की बदबू के अलावा कुछ नहीं आता तुम्हारे शरीर में से। तुमने जिस प्रकार से देश को बर्बाद किया, आपने देखा होगा एक के बाद एक, ये जो बॉर्डर बिका 25,000 बिका, ये बॉर्डर बिकने के बाद भी इसकी जांच हुई, जांच में लगा तुम्हें ये गलत बॉर्डर बिका, लेकिन उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। न बॉर्डर बिकता हो क्या फैसला होता है? भारत देवी का फैसला हुआ क्या? गुलाब चंद कटारिया का तो फैसला हो गया कि उसने मर्डर कर दिया। जो कभी चीटी नहीं मार सकता उसको आपने है ना इस तरह से षड्यंत्र करके ये लगा कि वसुंधरा जी के साथ बराबरी के मिल करके, और राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है इस माहौल में विघ्न कैसे डाली जाए, और इसलिए बिना गुनाह के गुलाब चंद कटारिया को तुमने नोटिस देकर के बुला लिया। कोई बात नहीं, अगर मैं जनता के खातिर ईमानदारी के खातिर जेल भी जाऊंगा ना तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा। मैं मुकाबला करना चाहता हूँ इस प्रकार की कानून हमें सीबीआई का ये उपयोग है ना, मर्डर हुआ 2005 में और अब 8-8.5 साल के बाद मैं कॉन्स्पिरेसी करने वाला हूँ, मैं षड्यंत्र करने वाला हूँ। अरे षड्यंत्र करने वाले का 8.5 साल बाद सजा लगता है तो तुम झक मार रहे थे क्या? 8.5 साल तक क्या हो रहा था? 8.5 साल तक तुम्हें एक एविडेंस नहीं मिल सकती, मेरा दावा है, पर न्यायालय में है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। न्याय को फेस करूंगा और आज नहीं तो कल बेदाग होकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, क्योंकि मैं उस प्रकार का आदमी नहीं। मैंने हमेशा सच को सच कहा है, लेकिन तुम्हें जहां भी तुम्हें अपनी सरकार दिल्ली की चलानी हो, कभी माया को डराता है, कभी मुलायम को डराता है, कभी ममता को डराता है, कभी तृणमूल को डराता है, कभी दक्षिण में आपने देखा होगा एक दूसरे को डरा करके कब्जे कर रखा है। अरे हिले तो तुम्हें ये सीबीआई, अरे गुलाब चंद कटारिया उस मिट्टी का बना है, संघ की मट्टी ने मुझे तैयार किया घुटने फुड़ाकर, जिसने मुझे राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है और मुझे गर्व है उस संस्था ने मुझे पाल कर बड़ा किया है। मैं अपने जीवन से सबूत साबित करूंगा कि मैं वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सच्चा स्वयंसेवक हूँ या दिखावटी स्वयंसेवक हूँ। मुझे इस बात का अफसोस राजस्थान का मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ आप सब लोगों को भी पता होगा नहीं होगा राजस्थान का गृह मंत्री कौन है। अधिकांश लोग कहेंगे यार पता नहीं बेनीवाल होगा, अरे बेनीवाल नहीं है, स्वयं मुख्यमंत्री है। कभी पहले धारीवाल जी रहे, लेकिन धारीवाल को जब बीच में बदला गया तो मुख्यमंत्री जी के पास है। अब मुख्यमंत्री से पूछो तुम्हारे डिपार्टमेंट का तो थोड़ा सा भाई खड़ा दो ना, तो ये जो संदेश यात्रा कर रहे हो, अरे भगवान के लिए वो संदेश तो पढ़ दो जो हमने राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। राजस्थान आर्थिक अपराधों में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। आर्थिक अपराध का मतलब ये चिट फंड जो है ना, ये जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनकर गरीब का धन 3 साल में दुगुना करेंगे, है ना। आपने देखा होगा है ना, गोल्ड पैसे के आधार पर
आपने देखा होगा गोल्ड शॉप के नाम से योजना, PLS के नाम से योजना, जितनी ये सारी संस्थाएं बनी है, ये तुम्हें पूरा पेज का एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तुम्हें और तेरी सरकार को दिखता नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट क्यों दे रहा है, और उसके बाद ये 3 साल में दुगुना कैसे करेगा। उस गरीब का पैसा 2000 4000 खोज करके हर गरीब ने सोचा होगा बच्ची की शादी आ गई, 10,000 जमा करूंगा, 20,000 मिलेगा, बच्ची की शादी कर दूंगा। और इसके कारण से छोटी छोटी रकम जमा करा करके केवल जयपुर शहर में आपको सुन के ताज्जुब होगा 2 लाख लोगों ने 4000 करोड़ रुपया इन चिट फंड में जमा कराया। और एक दिन रात को लगा कि सब ताले लगा के भाग गए। उनकी लंगोटी तुम नहीं पकड़ सकते, उनको तुम रोक नहीं सकते। आर्थिक अपराधों में आपको सुन के ताज्जुब होगा, मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं, राजस्थान में आर्थिक अपराध होता है 24%। हिंदुस्तान का 24% अगर आर्थिक अपराध कहीं है तो हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री देने ये संदेश तेरी जनता को कि आर्थिक अपराध सबसे ज्यादा है, तो ये देने संदेश सबसे ज्यादा चेन कहां खींची जाती है, जयपुर में खींची जाती है। हिंदुस्तान में नंबर 1 का कोई शहर है चेन खींचने की दृष्टि से, वो मेरा जयपुर शहर है। ये तेरा नंबर है। ये दलित वर्ग जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध किसका है नंबर 1, तो नंबर 1 राजस्थान का है कि ये मुझे बता देना, तू बता देना। ये जंगलात की और जो फॉरेस्ट और प्राकृतिक संपत्ति है, इसमें सबसे ज्यादा अपराध किसका है, राजस्थान नंबर 1 पर है। मुझे तुम क्राइम रिपोर्ट देख करके बता देना। हिंदुस्तान में राजस्थान पहले 5वें नंबर पर क्राइम में आता था, है ना। 20 प्रांतों के अंदर जब हम गिनती लगाते थे हम 5वें स्थान पे थे, और आज राजस्थान नंबर 2 पर है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर, नंबर 2 पर राजस्थान। महिला अत्याचार की दृष्टि से राजस्थान 30वें नंबर पर, राजस्थान 30वें नंबर पर आकर महिला अत्याचार की दृष्टि से खड़ा है। और आपको सुनकर हैरानियत होगी, इस मुख्यमंत्री से पूछो तो सही, अरे तेरा थाना का पुलिस और थाने का सिपाही कितनी बार पीटा है 4.5 साल में। आपको एक प्रश्न के जवाब में आया दिया था, ऐसी घटना हुई, मैंने अपने DG और अपने सेक्रेटरी को बुलाया मेरे चैम्बर में। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब ये बताओ, ये बच्ची गुलाबचंद कटारिया की होती तो आपको कैसा दर्द होता, और ये गिर साहब आपकी अगर होती, आप DG हैं, आपकी बच्ची होती तो आपको कैसा लगता। सेक्रेटरी साहब ये आपकी बच्ची होती, ये किसी गरीब की बच्ची है तो क्या राजस्थान की बच्ची नहीं है। इस राजस्थान की बच्ची के साथ रेप होता है, मैं जानता हूं घटना हो गई, इसको मैं नहीं रोक पाया, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम हत्यारे को दंड तो देने का काम सरकार कर सकती है ना। मुकदमा तो समय पर निपटा सकती है, उनका बिल्कुल निपटा सकती है। उसी दिन कानून बनाया, 72 घंटे में तुम्हें चालान पेश करना होगा इस प्रकार की घटना का, 72 घंटे में, और फास्ट ट्रैक में इसको डालो, और डालने के बाद है ना 13 दिन में भी आजीवन कारावास कराया और 3 महीने में भी आजीवन कारावास हुआ। आपने देखा कि अपराध बंद हो गया, लेकिन आजकल तो अपराध की सीमा लांघ गई। मेरा ये ऋषभ देव का थाना, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, तेरी कानून व्यवस्था की यही धज्जियां उड़ा के रखी तुमने, है ना। ऋषभ देव के थाने में, थाने के अंदर ही एक महिला कांस्टेबल की बच्ची के साथ वहीं का कांस्टेबल ने बलात्कार किया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आपने देखा होगा छोटी सादरी के अंदर एक 15 साल की बच्ची, है ना, ये जो अपने एक 15 साल की बच्ची पास के गांव की, गारी समाज की, उसको रात को उठा लाया। हमारे पुलिस के दिमाग में आया कि कोई से भी लड़की पकड़ लाओ, तो उसको कहा तेरी झगड़ा है पति पत्नी के बीच में, चलो तुम्हें बयान देंगे। रात को क्या बयान देगा, 2 बजे, लेकिन बयान के साथ उसके माता पिता भी उसके साथ आ गए, उनको गेट पे बिठा दिया, तो मानता नहीं हम पूछताछ करेंगे, और पूछताछ की क्या बलात्कार किया। और उसके बाद उन दरिंदों के ऊपर हम लोगों ने जाकर के वहां धरना प्रदर्शन करके उनको दंडित करने का प्रयास किया। तुम क्या कानून व्यवस्था की बात करते हो। अरे फूल मोहम्मद को जिंदा जलाया, फूल मोहम्मद को सवाई माधोपुर में फूल मोहम्मद, तुम्हारा CI जिंदा जला, तुमने देखा नहीं क्या। तुम्हारी सारी पुलिस वहां तमाशबीन की तरफ से खड़ी थी, सब हथियार तुम्हारे पास थे, लेकिन तुम्हारे हथियार से एक गोली नहीं निकल सकी, और वो फूल मोहम्मद जल करके राख हो गया। क्या ये तुम्हारी कानून व्यवस्था है। आपका इस बिजोलिया में मेरे उदयपुर की एक टीम को ले जा रहे थे अपराधियों को पेशी पर कोटा, आपने देखा होगा बिजोलिया में 2 कांस्टेबल को मार करके और वो सारे अपराधियों को छुड़ा के ले गए। मुझे इस बात का जवाब दो, ये कैलाश जाकर जो है ना, जो भमरी देवी के चक्कर में फंसा था और ये जोधपुर की जेल में था, इसको जोधपुर की जेल में जब पेशी पे लेके आए थे, आपने देखा जोधपुर की हाई कोर्ट में गोलीबारी करके फायरिंग करके और अपराधी को छुड़ा के ले गया। अरे अशोक गहलोत, इससे ज्यादा तेरी नाक की चूना और कोई लॉ एंड ऑर्डर का लग नहीं सकता जो तेरी स्वयं की कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर में तेरी सरकार के सामने तुझे लगा, लेकिन तू उसका जवाब नहीं दे सका। तू इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि हमारा ये जो यादगार है, जो पुलिस का मुख्यालय है, इस पुलिस मुख्यालय के पास में एक गर्दन काट करके पुलिस को चुनौती दे करके चले गए। आज दिन तक तुमने उसका पता किया, वो भी तुमसे पता नहीं लग सकता। नहीं, तुम किस प्रकार का कानून व्यवस्था की बात करते हो, और कानून व्यवस्था में तुमने जिस प्रकार से राजस्थान की दुर्गति की, उस सवाल का जवाब तुम्हें निश्चित रूप से देना होगा। मुल्क के मालिकों, जब भी कांग्रेस आती है तो महंगाई क्यों बढ़ती है,
अटल बिहारी वाजपेयी आता है और कठिन समय में भी दुनिया सब उससे नाता तोड़ देती है, इस कारण से कि तुमने पोखरण में बम विस्फोट क्यों किया। सारी दुनिया ने हमको जाति भाग कर दिया, लेकिन हमने जाति भाग से भी डरे नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं जब से जनसंघ का कार्यकर्ता के रूप में जिस किसी भी मीटिंग में जाता था, जिस किसी भी अधिवेशन में जाता था, हमारा एक प्रस्ताव होता था कि भारत आणविक शक्ति संपन्न देश बनेगा। और इसलिए मेरा ये दायित्व है कि मैं पूरी मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने और मेरी पार्टी ने जो घोषणा की, उस घोषणा के आधार पर मैं आणविक शस्त्र बनाऊंगा। और आपने देखा पोखरण में एक नहीं 4 बम फोड़ करके अमेरिका को चुनौती दे दी। सुई दादागिरी नहीं करता है, केवल सुई दादागिरी नहीं। तेरे पास भी अणुबम नहीं है, मेरे भारत के पास भी अणुबम है। अगर इसकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा ना तो साले को धू धू करके चला देंगे। उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। तुम क्या बताना चाहते है ना? तुम चीन की सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हो। आज की तारीख में आपने देखा होगा चीन घुस के आ गया 18,000 वर्ग किलोमीटर। आपने देखा होगा चीन 62 में हमारी सीमा में घुस करके बैठा है, उसको तुम नहीं निकाल सके। नेहरू ने जी भाषण में यही कहा, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब 62 का आक्रमण हुआ ना तो नेहरू जी माथा पकड़ के बैठ गए कि धोखा हो गया, धोखा हो गया। अब फिर मनमोहन सिंह हिंदी चीनी भाई भाई, अरे 19 किलोमीटर तेरी छाती पर आकर बैठ गया। उसने एयरपोर्ट बना दिया, वहां अपनी चौकियां बना दी। बता तू जवाब तो दे इस बात का कि देश की सुरक्षा कर सकता, न तू देश की सुरक्षा कर सकता सीमा से। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की जिस तादाद में लोग घुसपैठी हो रहे हैं, आपको हैरानियत होगी, क्योंकि मैं राजस्थान का गृह मंत्री भी रहा हूं और इसलिए मुझे इस सारी चीज का उस समय भी था। हमने मुश्किल से 4-5 हजार लोगों को वापस छड़ी देकर बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद फिर वापस लौट के आ जाते हैं, क्योंकि हमारा कानून इस तरफ पहुंचा है। आज की तारीख में बांग्लादेश से 3 करोड़ बांग्लादेशी इस हिंदुस्तान की धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। आज वो वोटर भी हैं, आज वो मतदाता सूची में भी हैं, वो APL और BPL भी है, सारी सुविधा भी भोग रहे हैं और हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं। आपको सुनकर हैरानियत होगी, हे मुल्क के मालिक तुझे सावधान करने आया हूं, है ना। ये जो आसाम है ना, हमारा कश्मीर तो गया। आज अगर कश्मीर और जम्मू तेरे पास है ना तो तेरी सेना के भरोसे है। उठा ले एक दिन, तुझे पता लग जाएगा कश्मीर तेरे साथ है। और अब्दुल वहां का मुख्यमंत्री किस भाषा में बोलता है आपने देखा होगा। अब्दुल को अगर फांसी हो जाएगी, हिंदुस्तान और कश्मीर में एक तरह से तबाही हो जाएगी। ये हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है वो इस भाषा में बोलता है। और अब तो आपके आसाम की दशा देखकर रो बैठ करके कि अब इस क्या होगा इस देश का। आज की तारीख में 26 जिले हैं, उस 26 जिले में से आपको लगता है 11 जिले इन आसाम के ऐसे हैं जिसकी आबादी बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण से 48% से लेकर 52% हो गई है। 40 MLA वो जीत के आएंगे आसाम में, जिसको वो चाहेगा, वो जिसे वोट देगा ना वो 40 MLA बनेगा। और इसलिए मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? बांग्लादेश से घुसपैठिया बनाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा बोडो के लोगों ने हथियार उठाया इसके खिलाफ, इस तरह आपने देखा। लेकिन उसके बाद इस हिंदुस्तान की जनता ने भी उनका साथ नहीं दिया और न सरकार ने साथ दिया। न तो सीमाएं को सुरक्षा कर सकते हो, न घुसपैठियों से सुरक्षा कर सकते हो, न फिर आए दिन बम कभी बस में फटता है, कभी ट्रेन में फटता है, कभी ये मंदिर में फटता है, कभी ये मस्जिद में फटता है, कभी यहाँ फटता है, कभी वहां फटता है। इस धर्मशाला का क्या हो गया? कोई इसके बारे में सोचने को तैयार है? इस देश को जिस जगह लाकर के छोड़ा है उस जगह के बारे में हम देखा मुल्क के मालिक कैसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जरूर तुम विचार करो। तेरी इच्छा हो जिसको देना है, नहीं देना तो कोई बात नहीं। अगर तेरे और मेरे को हिंद महासागर में डूबने की मंशा है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, और तो क्या कर सकता, और तो मेरे पास कोई दूसरा चारा है। लेकिन मन में जिस प्रकार का कष्ट है, मैं जनता ये मुल्क के मालिक कैसे मैं सावधान करना चाहता हूँ, है ना। ये माता है, बहने बेटी है। अटल जी के टाइम पर हम गैस की टंकी ला करके थैले में भर के आता था, ले गैस की टंकी, ले गैस की टंकी, जैसे सब्जी बिकती थी। अब लाओ गैस की टंकी। अब गैस की टंकी 6 मिलेगी, उसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी। और 6 से ज्यादा बना दी तो उसका अगर 2 कनेक्शन गलती से, अब तो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अलग करना पड़ेगा। भैया तू भी एक अलग बन जा, कम से कम एक से तेरे को 6 टंकी तो मिलेगी। ये जो सामूहिक परिवार है इसको तोड़ने का एक बेईमानों ने षड्यंत्र किया है कि थोड़ा बहुत भी हिंदुस्तान इस सामूहिक परिवार में कहीं बचा हुआ है उसको भी तुम रफा दफा कर दो, है ना। जो शक्कर हमारे टाइम पर आपको 15 रुपए किलो में मिलती थी, आज 38 रुपए किलो मिलती है। हमारी शक्कर फीकी थी, इनकी शक्कर फीकी है ना। हमारे टाइम पर आपको लगा होगा, हमारे लगा होगा कि आप में पेट्रोल जो है 33 रुपए मिलता था, आज वो वसुंधरा जी आ गई। भारत माता की, भारत माता की। वसुंधरा जी संघर्ष करो,
वसुंधरा जी संघर्ष करो, वसुंधरा जी संघर्ष करो। भारत माता की, भारत माता की।